जय जवाहर संगवारी हो। लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में आपका स्वागत है। हम लोग जैसे समाज शास्त्र की क्लास कंटिन्यूटी चला रहे हैं। ये हमारे 5वां क्लास है। अब ये क्लास छोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसे हम समाजीकरण पढ़ेंगे, साथ में समाजीकरण की स्तर, समाजीकरण के जो चरण है, उसके बाद जो समाजीकरण के जो सिद्धांत है उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। PDF नहीं बन पाया, इसको मैं आपको लिख लिख के बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला है समाजीकरण। क्या होता है समाजीकरण? सबसे पहले क्या है समाजीकरण? इसको आप लोग लिख लेना। इसमें मैं बता रहा हूँ सेम वैसे। समाजीकरण क्या है? तो सबसे पहले ये है, यदि हम लोग देखेंगे समाजीकरण रियल में, तो ये कूले जी का जो सिद्धांत है, आत्मदर्पण सिद्धांत, और उसको ये सामान्यतः प्रूव करता है। समाजीकरण ये समाज के मूल मान्यताओं को, क्या है ये समाज के मूल मान्यताओं को सीखने की आजन्म प्रक्रिया है। सीखने की आजन्म प्रक्रिया है। आजन्म प्रक्रिया है, ये विशेष रूप से याद रखना, सीखने की आजन्म प्रक्रिया है। हम लोग क्या करते हैं, मैं हर चीज को नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ जरूर लिखूंगा, उसको आप लोग नोट्स में लिख सकते हो। क्या करते हैं, समाज के जो मूल मान्यता है, क्या है समाज के जो मूल मान्यता, जैसे आदर्श सिद्धांत है, जो नियमावली है, समाज के जो नियम है, उपनियम है, समाज की जो संस्कृति है, उसी को क्या करते हैं, सीखने की ये आजन्म प्रक्रिया है। उसे क्या बोलते हैं, समाजीकरण। उदाहरण में आप दे सकते हैं, उदाहरण के रूप में ऐसे हल्का से, जैसे आत्मदर्पण सिद्धांत। आत्मदर्पण सिद्धांत ये प्रमुख समाजशास्त्री कूले जी का ये सिद्धांत है, आत्मदर्पण सिद्धांत। दूसरा आप सिद्धांत दे सकते हो, आप देना चाहे तो, जैसे मैं और मुझे का सिद्धांत। इस प्रकार सिद्धांत, जैसे अभी मीट का सिद्धांत है, ये मीट समाजशास्त्री ने दिया था। ये 2020 में, ये मेंस में ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, और ये 2024 में इसको अलग से इसको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। इसी में से अलग अलग निकाल के क्वेश्चन लिखना रहता है। ये इस बार 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। जैसे हम लोग उसके आगे देखते हैं, जैसे समाज का समाजीकरण की विशेषताएं। क्या होता है समाजीकरण की विशेषताएं? तो सबसे पहले लिख सकते हो, ये सीखने की आजन्म प्रक्रिया है। क्या है ये? सीखने की आजन्म प्रक्रिया है। ये पहला पॉइंट, और अंडरलाइन देते ही लिखना जब भी। ये सीखने की क्या है, एक सीखने की आजन्म प्रक्रिया है। दूसरा है, जो हमारी जो संस्कृति है, उनको आत्मसात करने की प्रक्रिया है। आत्मसात करने की प्रक्रिया है। ये क्या है, संस्कृति को क्या है, आत्मसात करने की प्रक्रिया है। तीसरा क्या है, ये विशेषता, ये समाज की जैसे मूल मान्यताएं हैं, मूल मान्यताएं, जो भी आदर्श सिद्धांत है, हमारे जो आदर्श सिद्धांत है, जो भी हमारे नियमावली है, नियमावली, इन सभी को क्या करते हैं इसे बच्चे, जानने का प्रयास करते हैं। और इसको जानकर क्या करते हैं इसे बच्चे, इसे जानकर इसमें हम उसको संरक्षण करने का प्रयास करते हैं। और अन्य लिख सकते हैं इसे, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। ये हस्तांतरित होती है। ये पहला सीखने की आजन्म प्रक्रिया है। दूसरा संस्कृति को उनको क्या करते हैं, आत्मसात करने की प्रक्रिया है। समाज की मूल मान्यताएं, आदर्श सिद्धांत, नियम, उपनियम, नियमावली, इस सभी को क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं या जानने की प्रक्रिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये हस्तांतरित होते हैं। और अन्य लिख सकते हैं, तो इसमें क्या है, परिस्थिति एवं भूमिकाएं। परिस्थिति एवं भूमिकाएं क्या करते हैं, प्रदान करने का इसमें अवसर मिलता है। इसमें क्या है, जैसे कोई अध्यक्ष बन जाते हैं, कोई सचिव बन जाते हैं, इसमें क्या होता है, परिस्थिति और भूमिका इसमें
प्रदान करने का अवसर मिल जाते हैं। और लिख सकते हैं इसमें सामूहिक निर्णय का आधार है, सामूहिक निर्णय, सामूहिक क्या होते हैं, सामूहिक निर्णय लेने का आधार होते हैं। इस प्रकार से इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। पहला क्या है, ये सीखने का एक आजन्य प्रक्रिया है। दूसरा, ये संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। समाज की मूल मान्यताएं जैसे आदर्श, सिद्धांत, नियमावली इत्यादि को जानना या इसे सीखना या इसे संरक्षण करना या इसे बनाना, जो भी लिख सकते हो, इसे जानने का सब सिद्धांत है। साथ में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी से हस्तांतरित होते हैं। क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, हमारी संस्कृति, लिख सकते हो संस्कृति को, यहाँ पर लिख सकते हो संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में सहायक होती है। साथ में ये परिस्थिति और भूमिका प्रदान करने में सहायक होते हैं और सामूहिक निर्णय लेने में ये क्या करते हैं, ये सहायक होते हैं। यदि इसका उद्देश्य भी पूछे तो इसी को उद्देश्य के रूप में भी आप लिख सकते हो। उद्देश्य भी वही होते हैं, विशेषताएं भी वही होते हैं। और अन्य लिखना चाहते हो तो और लिख सकते हो। इसमें हल्का से जैसे जागरूकता प्रदान करते हैं, इसमें और लिख सकते हैं, इसमें जागरूकता प्रदान करने में सहायक होते हैं, जागरूकता प्रदान करने में सहायक होते हैं। और लिख लो इसमें सहयोग एवं समन्वय लाने में सहायक होते हैं। और लिख सकते हो समान भागीदारी में सहायक होते हैं। और लिख सकते नारी शक्ति की भागीदारी और लिख सकते हो जो भी समस्या का निराकरण में सहायक होते हैं। और जितना करना आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा, जितने भी आप लिख सकते हो, समस्या का निराकरण में सहायक, और 10-12 और लिख सकते हो इसमें लिखने। इसी सबको आप कूले का सिद्धांत, मीट का सिद्धांत आएगा उसको भी इसमें लिख सकते हो। उसमें सब वही है। इसमें समाज में क्या करते हैं, जैसे समाज में जैसे शोध करते हैं, जैसे सामाजिक जो शोध होते हैं ना, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे प्रश्नावली, इसके बाद आगे क्या है, अनुसूची है। इनमें क्या करते हैं, इसको बनाने में सहायक होते हैं। ये है समाजीकरण। क्योंकि समाज के जो विभिन्न समस्या है, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, समाज में क्या समस्या, जैसे रूढ़िवादी समस्या है, इन सबको दूर कर क्या करते हैं, समाज में नवाचार लाते हैं। यहाँ लिख सकते हो समाज में नवाचार लाना, समाज में वैज्ञानिकता का भाव पैदा करना, ये सब उसका सहायक होते हैं। समाज के साथ, समय के साथ ये परिवर्तनशील है, समय के साथ परिवर्तनशील है, पूरे नहीं कर सकते लेकिन आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। यही सब आंसर इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है समाजीकरण का स्तर। क्या लिखते हैं, समाजीकरण का स्तर, इसी को चरण बोलते हैं। ये 2018 का मेंस में आया है, 2018 का मेंस में 4 नंबर का आया है। समाजीकरण का स्तर और समाजीकरण का चरण क्या है, बस आप उसके नाम बस याद रख सकते हो। समाजीकरण चरण उधर अंदर में आप थोड़ा लिख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले अवस्था है समाजीकरण के चरण में, इसको अवस्था भी बोलते हैं, इसको अवस्था। सबसे पहले अवस्था है मौखिक अवस्था। कौन सा अवस्था है सबसे पहले है, मौखिक अवस्था या मौखिक चरण बोल सकते हो। इसमें दूसरा है सोच अवस्था। तीसरा है इसमें इडिबल अवस्था या इसी को बोलते हैं तादात्मीकरण अवस्था। फिर चौथा है किशोर अवस्था। पांचवा है वयस्क अवस्था और छठवा है वृद्ध अवस्था। 4 नंबर का क्वेश्चन आया है। अभी वर्तमान में 10 लाइन रहता है। आप इसको हेडिंग डाल के इस प्रकार से आंसर आप लिखना है जब भी लिखोगे तो। पहला क्या है, मौखिक अवस्था। यदि हम तो देखें मुख्यतः ये जन्म से ये मुख्यतः 1 वर्ष तक होते हैं। इसमें बच्चे, इसमें लिखना आ गए, इसमें क्या होता है, बच्चे जैसे मौखिक रूप से, इसमें डायरेक्ट लिखा गया मौखिक अवस्था, मौखिक रूप से हाव भाव करते हैं, अपने माता पिता को देखते हैं, उसके पहचानना सीख जाते हैं कि
उसी को बोलते हैं मौखिक अवस्था। क्या लिखेंगे? जन्म से लगभग 1 वर्ष के बीच अवस्था होती है। इसमें बच्चे मुख के द्वारा हाव भाव करते हैं, जैसे उदाहरण के साथ लिख सकते हो, जैसे अपने माता पिता को पहचानना, बस यही लिखना, जैसे अपने माता पिता को पहचानना। यही अवस्था है। क्या अवस्था है? ये मौखिक अवस्था है। दूसरा है इसका अवस्था है शौच अवस्था। शौच अवस्था मुख्यतः था, यदि देखें हम लोग, ये 1 वर्ष से 4 वर्ष तक, 1 से 4 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें बच्चे क्या करते हैं? शौच करना जान लेते हैं। साथ में बच्चे इसमें हाथ धोना सीख जाते हैं, और कपड़े जो मैल होते हैं या मैल नहीं करते हैं, ये गंदा है, इस प्रकार से बच्चे समझ जाते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग शौच अवस्था। तीसरा है क्या है? इडबल अवस्था। इसका अवस्था मुख्यतः 4 से 13 वर्ष के बीच अवस्था है। कितना अवस्था है? 4 से 13 वर्ष के बीच अवस्था है। इसमें लिखेंगे, इसमें बच्चे क्या होते हैं? इसमें बच्चे का द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास हो जाता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास हो जाते हैं, पर उसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण का पूर्ण ज्ञान नहीं रहता। क्या नहीं रहता? उसे पूर्ण ज्ञान नहीं रहता है। ये विशेष रूप से याद रखना। बच्चे में क्या होता है? यहाँ द्वितीयक लैंगिक लक्षण का तो विकास हो जाते हैं, पर उसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण का उसे पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो पाते हैं। उसके बाद है किशोरावस्था। किशोरावस्था मुख्यतः 13 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था है। मुख्यतः 13 से 18 वर्ष के बीच अवस्था है। इसको तूफान की अवस्था कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? तूफान की अवस्था। इसी को बोला जाता है तूफान की अवस्था कहा जाता है। दूसरा लिख सकते हैं, इसमें बच्चे में क्या होता है? इसमें बच्चे द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, लैंगिक लक्षण का इसका बच्चों को पूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसको बच्चों को पूर्ण ज्ञान हो जाता है बच्चे को। इसमें क्या होता है? बच्चे सर्वाधिक इसमें क्या करते हैं? इसमें बच्चे अपने माता पिता से अलग रहना प्रारंभ कर देते हैं। माता पिता से अलग रहना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे एकांत प्रवृत्ति हो जाते हैं। एकांत प्रवृत्ति के हो जाते हैं। से बच्चे हमेशा क्या होते हैं? एकांत अनुभव करते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग किशोरावस्था। उसके बाद होते हैं वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था यहाँ नीचे लिख देता हूं ना, वयस्क अवस्था और वृद्धावस्था। उसके बाद कौन सा अवस्था है? वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था में लिखेंगे, ये मुख्यतः पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, ये क्या? ये गृहस्थी का अवस्था है। गृहस्थी अवस्था है। क्या करते हैं? ये पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, उसको पारिवारिक जिम्मेदारी आ जाती है। पारिवारिक जिम्मेदारी आती है। यहाँ आप लिख सकते हो, जैसे 18 वर्ष है तो यहाँ लगभग 40 वर्ष तक के आसपास है। उसके बाद क्या है? ये पारिवारिक जिम्मेदारी आने के बाद उसके क्या कहते हैं? मुख्यतः ये माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, साथ में संतान उत्पत्ति तथा उनका पालन पोषण करता है, उनका पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसको। संतान उत्पत्ति, उसका पालन पोषण करना, पारिवारिक जिम्मेदारी होना, गृहस्थी अवस्था है, माता पिता की सेवा करना, इस प्रकार की अवस्था है। इसके आगे है, इसमें जैसे ये 5वां है तो ये 6वां है वृद्ध अवस्था। कौन सा अवस्था है? वृद्ध अवस्था। मुख्यतः यह लिखना, ये 60 वर्ष के जब भी ऊपर जाते हैं तो 60 वर्ष के ऊपर की अवस्था है। इसमें जो माता पिता हो जाते हैं, माता पिता ये क्या होते हैं? अपने बच्चे पर निर्भर हो जाते हैं, अपने बच्चे पर निर्भर हो जाते हैं। तीसरा लिख सकते हो इसमें, ये क्या होता है? अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे पोता होते हैं या पोती, जो छोटा छोटा जो बच्चे हैं, वो उसकी जैसी उसका व्यवहार हो जाते हैं। उसका व्यवहार किसके समान होते हैं? छोटे बच्चे के समान व्यवहार हो जाते हैं। साथ में उसके साथ रहना, उसके साथ खाना खाना, उसके साथ खेलना, जैसे विभिन्न क्रियाएं करते हैं। क्या क्या लिखेंगे इसमें?
इसमें 60 वर्ष के ऊपर की अवस्था है। माता पिता जो अपने बच्चे पर निर्भर हो जाते हैं, साथ में पोता पोती जैसे उससे अपने क्या है उसी के समान बच्चे के समान व्यवहार करना प्रारंभ करते हैं, अपने पोता पोती के खिलाना, उसके साथ रहना, उसके साथ उसके समान व्यवहार करना, ये है वृद्ध अवस्था। इस प्रकार से है समाजीकरण की अवस्था चरण। ये 4 नंबर का आया था, इतने ही लिखना है। इसके आगे है, इसके आगे जैसे सिद्धांत है समाजीकरण के, जैसे अभिकरण है, सिलेबस में दिया है समाजीकरण या सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण को समझाइए। क्या लिखा है, जैसे सिलेबस में दिया है समाजीकरण, समाजीकरण उसका नियंत्रण के अभिकरण, अभिकरण को समझाइए। ये जब जाएगा तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो जैसे अभिकरण है, यहाँ मैं 2 प्रकार के एक अभिकरण बता रहा हूँ। एक है इसको प्राथमिक अभिकरण या प्राथमिक संस्था भी बोल सकते हो उसको, प्राथमिक अभिकरण या प्राथमिक संस्था। दूसरा है द्वितीयक अभिकरण। दूसरा क्या है, द्वितीयक अभिकरण या इसी को बोलते हैं द्वितीयक संस्था। इस प्रकार के लिख सकते हो। 4 नंबर का आएगा तो प्राथमिक संस्था, द्वितीयक संस्था। आप थोड़ा थोड़ा लिखना, इसमें ज्यादा नहीं है। सबसे पहले क्या है, परिवार है, परिवार के बारे में लिख सकते हो। परिवार से जैसे माता पिता से आदर्श सिद्धांत सीखना, उससे नियम सीखना, इस प्रकार से। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा क्रीड़ा समूह है, क्रीड़ा समूह। इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें अपने दोस्त बनाते हैं, क्रीड़ा समूह बनाते हैं और उसमें हम की भावना पाई जाती है। अपने दोस्तों के बीच में क्या पाई जाती है, इसमें हम की भावना पाई जाती है, हम भावना, हम की भावना। उससे क्या करते हैं, दोस्त बनाते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं इसमें। उसी प्रकार इसमें तीसरा, पहला परिवार है, दूसरा है क्रीड़ा समूह, तीसरा है पड़ोस, नातेदारी। क्या है उसके बाद, पड़ोस, नातेदारी और विवाह, विवाह। चौथा, पांचवा पड़ोस क्या है, अपने पड़ोसी से क्या कार्य कर रहे हैं उसको देखते हैं बच्चे लोग, और पड़ोसी के उसके सिद्धांत को सीखते हैं, या पड़ोसी कभी उससे गलत व्यवहार कर लेते हैं, उसको सब बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसमें जानना सीख जाते हैं। पड़ोसी से हाव भाव, उसके घर जाना, पड़ोसी उसके घर आना, उसके यहाँ के बच्चे दोनों से क्या करते हैं, मित्रता बनाकर उसके आदर्श सिद्धांतों को सीखते हैं। उसके बाद है नातेदारी। नातेदारी में क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, जैसे दादा दादी, नाना नानी और अन्य जितने भी रिश्तेदार हैं उसके क्या होते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, उसके कार्यों को देखते हैं, उसके सिद्धांत को सीखते हैं। ये आता है उसका नातेदार सिद्धांत। उसके बाद विवाह, तो विवाह में अपने पति पत्नी जैसे अन्य सिद्धांत है, जो भी अन्य कार्य है उसके बारे में बताया गया है। इसको और अलग फॉर्मेट में लिख सकते हो, जरूरी नहीं यही फॉर्मेट में लिखना। द्वितीयक संस्था जैसे इसमें देख लो, पहला धार्मिक संस्था, धार्मिक संस्था। दूसरा है राजनीतिक संस्था। तीसरा है शैक्षणिक संस्था। चौथा है व्यापारिक संस्था। और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इधर लिखना है। धार्मिक संस्था क्या है, जैसे यहाँ पवित्रता, अपवित्रता, इसके बारे में बच्चे क्या करते हैं, जानते हैं। राजनीतिक संस्था क्या होते हैं, जैसे राजनीतिक जिसे टच एमगो की भावना पाई जाती है। राजनीति इसमें जैसे विधायिका, इसमें क्या जानते हैं, हमारे विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके बारे में जानना चालू करते हैं बच्चे। उसी प्रकार शैक्षणिक संस्था, जैसे शैक्षणिक में जैसे स्कूल जो भी है, कॉलेज, जैसे विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं और यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें क्या होता है, इससे तार्किकता का विकास होता है, इससे तार्किकता का विकास होता है, इसमें तर्क शक्ति जानते हैं बच्चे इसमें। और साथ में जैसे व्यापारिक संस्था, व्यापारिक संस्था जैसे आर्थिक गतिविधियों को जानना, इसमें क्या करते हैं, इसमें आर्थिक गतिविधियों को जानते हैं इसमें। और जितनी भी अन्य व्यापारिक जैसे क्रियाएं होती है इसमें, जैसे अपने आवश्यकताओं को पूरा करना, बच्चे रोजगार के बारे में तलाशना, इस सब के बारे में इसे बताए गए हैं। और अन्य जैसे लिखना चाहते हैं इसमें, जैसे सांस्कृतिक संस्था भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें सांस्कृतिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्था के बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे संस्कृति के बारे में बताते हैं, इसमें नैतिक मूल्य, नैतिकता के बारे में बताते हैं। संस्कृति में क्या बताएंगे आपको, नैतिक मूल्य,
नैतिक मूल्य, नैतिकता के बारे में बताएंगे, यहाँ नैतिकता के बारे में बताएंगे, ये सब इसमें आ जाते हैं। 4 नंबर के आएगा तो इतना तो सफिशिएंट है। 8 नंबर के आएगा तो इसको प्राथमिक संस्था के बारे में इसको अलग अलग एक एक लाइन में लिखने के प्रयास करेंगे। लगभग 5 लाइन में आ जाएगा, 5-6 लाइन में वो आ जाएगा। 8 नंबर के लिए भी सफिशिएंट है। यह सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण और अन्य जैसे अभिकरण के रूप में लिखना चाहते हैं तो और अलग स्टाइल में भी लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे अलिखित, मैं एक दूसरा स्लाइड में ले लेता हूँ, और अन्य अभिकरण में जैसे लिखना चाहते हो, देखो अलिखित अभिकरण, अलिखित उपकरण या अभिकरण, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, जनरीतियां के बारे में लिख सकते हो, जनरीतियां, लोकाचार, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। साथ में यदि लिखित के बारे में लिख सकते हो आप अन्य, और लिखना चाहते हो जैसे लिखित, जैसे कानून बनाकर, जैसे बनाए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निषेध अधिनियम 2005, इसके बारे में लिख सकते हो आप, कानून बनाकर। साथ में दंड देकर, कोई गलत कार्य करते हैं तो उसको दंड देते हैं जैसे, उसी प्रकार पुलिस के बारे में लिख सकते हैं, पुलिस प्रशासन हल्का से, आप इतना प्रकार के लिख सकते हो। सफिशिएंट है ये लगभग 8 नंबर का। 10 नंबर का आएगा तो भी आप लिख सकते हो ये वाला कंटेंट। इसके अगला टॉपिक है जो भी है, इसे अगला टॉपिक सामाजिकरण के सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अभी जो विशेषता बताए हैं उसको लिखना, यही सामाजिकरण के सिद्धांत भी में आ सकता है। मुख्यतः सामाजिकरण के जैसे सिद्धांत पूछेगा, सामाजिकरण का सिद्धांत, चार समाजशास्त्र है उसके बारे में बताया गया है, मैं यहाँ बता रहा हूँ और इधर बोलता जाऊंगा, आप लिख सकते हो उसको आराम से। सबसे पहले है सामाजिकरण का सिद्धांत में मुख्यतः आप ऊपर में एक हेडिंग डाल यहाँ लिख सकते हो, समाज की विभिन्न मूल मान्यता को संरक्षण करते हुए समाज के आदर्श सिद्धांत को सीखने की आजन्म प्रक्रिया है सामाजिकरण का सिद्धांत है। इस प्रकार से आप परिभाषा के रूप में ऊपर लिख सकते हो। उसके बाद निम्नलिखित सामाजिक सिद्धांत समाजशास्त्र के द्वारा दिया गया है। पहला फूले का सिद्धांत, पहले क्या है, फूले का सिद्धांत। दूसरा है मीड का सिद्धांत, तीसरा है फायड का सिद्धांत, और चौथा है दुर्खिम का सिद्धांत। जो विशेषता है उसको इसमें लिख सकते हो, और यहाँ थोड़ा थोड़ा अंतर है, बस उसी को लिखना है, बाकी सही है ये। क्योंकि देखो ये अलग से इसको पूछ चुका है 10 नंबर में, इसको भी अलग से पूछ चुका है 10 नंबर 20 साल मेंस में। अब आने वाले दिन में फायड का सिद्धांत, दुर्खिम सिद्धांत देखने को मिलेगा मेंस में। तो ये है जो फूले का सिद्धांत, यही आत्मदर्पण सिद्धांत है, आत्मदर्पण सिद्धांत है। जो आपको मैं विशेषता बताया हूं उसी को आप लिख सकते हो। आत्मदर्पण क्या होता है, लिखना, समाज एक दर्पण, आत्मदर्पण आईना के समान होता है। आप वही स्टार्ट कर सकते हो। समाज क्या होता है, आत्मदर्पण आईना के समान होते हैं, जहां समाज के जो विभिन्न प्रकार की गतिविधि, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, जैसे मूल मान्यताएं को संरक्षण करना, नियम, विधि, आदर्श, सिद्धांत, इसको अपने जीवन में क्या करना, उतारना, सीखना। आप अलग अलग पॉइंट बना सकते हो। संस्कृति को संरक्षण करना, प्रकार्यवादी सिद्धांत, उसी के अंतर्गत लिखते चलो। प्रकार्यवादी मतलब प्रकार, अलग अलग कार्य दिया जाता है, आप ये कार्य करो, आप ये कार्य करो। साथ में परिस्थिति प्रदान करता है, भूमिका में सहायक, व्यक्तित्व निर्माण में सहायक, ये सब जितना विशेषता है उसको हेडिंग बना बना के लिख सकते हो। फूले का सिद्धांत। फिर बच सकते हो इसमें अलग अलग और लिखना है, जैसे नवाचार लाना, इसमें नवाचार भी लिख सकते हो। नारी शक्ति की भागीदारी बता सकते हो, जैसे नारी शक्ति की भागीदारी आप कनेक्ट कर सकते हो। देखो कैसे कनेक्ट करना है, यदि नारी शक्ति को भारी करे, अगर प्राचीन इतिहास से करना चाहते तो प्राचीन इतिहास से कर सकते हो, वर्तमान से करना चाहते तो वर्तमान से कर सकते हो। जैसे प्राचीन इतिहास से करोगे तो क्या लिख सकते हो, जिस प्रकार वैदिक काल में सभा, समिति, विदत जैसे संस्थाओं में नारी शक्ति की समान भागीदारी है। यदि हम उसे वर्तमान में देखते हैं, जिस प्रकार से वर्तमान में, तो जिस प्रकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसमें जैसे विधानसभा, लोकसभा में जो 33% जो महिलाओं का है, जो नारी शक्ति की जो भागीदारी है, उसके बारे में इसमें लिख भी सकते हो। उसमें निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा। जैसे कार्यक्रम बता सकते हो, हमारी पंचायत में 50% नारी शक्ति की भागीदारी है, तो भी सब सही इसमें लिख सकते हो आराम से। उसी प्रकार मीड का सिद्धांत, मीड का जो सिद्धांत है, म से मीड का सिद्धांत, और म से
मैं और मुझे का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं मैं और मुझे का सिद्धांत है। मतलब इसे बोला है मैं का मतलब होता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरा है मुझे, मुझे के मतलब होते हैं मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। इसी के बारे में बताया गया, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं मुझे क्या करना है। बस उसके बाद इसे इसी को उतार सकते हो, वही तो आंसर रहेगा, अलग से नहीं रहेगा उसमें। उसके आगे है फायड का सिद्धांत। आने वाला पीएससी में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फायड का सिद्धांत इसमें जिस प्रकार इसमें यदि हम लोग देखते हैं, जैसे एक हिमखंड होता है, मैं यहाँ तो हल्का से उदाहरण के साथ समझाने पर हमको, जैसे ये हिमखंड है, बर्फ का गोला है, दिख रहा है बर्फ का गोला, इसी प्रकार से समझाया है। तो जैसे बर्फ का गोला का लगभग अधिकांश भाग, इतना कन भाग लगभग पानी के नीचे रहता है, यहाँ पानी के क्या रहता है, नीचे रहता है। बस इतने लगभग 10% भाग वो दिखाई देता है, मात्र 10% भाग क्या होता है उसमें दिखाई देता है। आप लिख सकते हो, समाजशास्त्री फायड जी ने इसके हिमखंड का उदाहरण देते हुए बताया गया है, जिस प्रकार हिमखंड का लगभग अधिकांश भाग पानी के अंदर रहते हैं, जबकि 10% भाग पानी के बाहर रहते हैं, और यह क्या होता है, पानी में तैरते रहता है। इसने कहा है जैसे ईड क्या होता है, एक होता है ईड, दूसरा ईग, उसके बाद है इसके बाद आगे बोला है ईड, उसके बाद अहम और परा अहम बोला है। क्या बोला है, ईड अहम, अहम और परा अहम। परा अहम के बारे में बताया गया। इसमें बोला है जो ईग जो अवस्था है, ईड की अवस्था, ये बच्चे की अवस्था है। किसका अवस्था है, ये बच्चे की अवस्था है। मतलब बच्चे क्या करते हैं उसको खुद नहीं पता रहता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता रहा है, वो ईग पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसमें लिख सकते हैं ईग बच्चे की अवस्था है। जैसे बच्चे छोटे बच्चे लिखना है, जैसे छोटे बच्चे, यहाँ हल्का से मैं यहाँ लिख देता हूँ ईग के बारे में हल्का से। एक है ईड की अवस्था, ईड की अवस्था, छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसे स्वयं पता नहीं होता, उसे स्वयं पता नहीं होता है कि वह क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बताया गया ई। दूसरा है परा अहम की अवस्था, ये क्या एकदम सर्वोच्च अवस्था है, सर्वोच्च या चरम की अवस्था है। मतलब मैं जो कर रहा हूं वही सर्वोच्च है, मैं जो कहूंगा वही सर्वोच्च है, मतलब इसको बोलते हैं सर्वोच्च की अवस्था। जबकि जो अहम की अवस्था है, ये दोनों के बीच की अवस्था है, ये इसी को बोलते हैं समन्वय की अवस्था। कौन सा अवस्था है, समन्वय की अवस्था। और इसी पर नियंत्रण करते हैं अहम की अवस्था में, अर्थात ना तो हमें अधिक परा अहम होना है, ना तो हमें अधिक ईड की अवस्था होना है, और दोनों पर नियंत्रण रखना है, यही अहम की अवस्था के बारे में बताया गया है। क्योंकि अहम की अवस्था क्या है, समन्वय की अवस्था है। फिर उसके बाद ये जितना बताए हैं सब कुछ लिख सकते हो, जो विशेषता बताए उसे लिख सकते हो। बाकी वही वो भी बोले हैं, सब लोग वही बोले हैं। बाकी उसके बाद दुर्खिम का सिद्धांत, यहाँ आगे देखते हैं दुर्खिम का सिद्धांत। दुर्खिम का सिद्धांत में दुर्खिम बोला है ये सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है। दुर्खिम क्या बोला है, दुर्खिम बोला है, जो दुर्खिम है उसका है सामाजिक सामूहिकरण का सिद्धांत है, सामूहिकरण का सिद्धांत है। इसका कहना है कि समाज के कोई भी निर्णय होते हैं, क्या होते हैं, समाज के कोई भी जो निर्णय होते हैं, समाज के कोई भी निर्णय है, ये सामूहिक लिया जाता है। क्या लिया जाता है, सामूहिक लिया जाता है। इसी के बारे में बताया है, समाज के कोई भी निर्णय सामूहिक लिए जाते हैं, क्योंकि इसका जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है समूह कल्याण होता है, समूह कल्याण होता है। और जो ये बोला है यदि समाज के से किसी प्रकार की जैसे आवश्यकता मांगते हैं, क्या आवश्यकता मांगते हैं, कोई व्यक्ति किसी समाज से कोई आवश्यकता मांगते हैं, यदि समाज के व्यक्ति से वो जो इस प्रकार से अपेक्षाएं किया है, जिस प्रकार आशाएं किए हैं वो व्यक्ति, यदि किसी प्रकार के आशाएं किया है, यदि वो आशा को उस व्यक्ति को पूरा नहीं कर पाते हैं, समाज यदि उस व्यक्ति की आशा को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये व्यक्ति का जो संबंध होते हैं, व्यक्ति का क्या होता है, जो संबंध होते हैं इस समाज या संगठन से टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और अलग हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार ये व्यक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदार ये समाज है, इसके बारे में बताए गए हैं। क्या बताएं इसने, दुर्खिम जी ने
समाज के कुछ भी किसी प्रकार के आवश्यकता व्यक्ति को यदि पूरा नहीं करते वह समाज, तो व्यक्ति का जो संबंध है, क्या होता है, व्यक्ति का जो संबंध उस समाज से अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और वह अलग हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार वो व्यक्ति नहीं बल्कि समूह या वो समाज या संगठन है। इसी के बारे में बताए गए हैं। फिर इसके बारे में इसी में इसका दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत भी है। दुर्खिम बोलते हैं लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। इसका आत्महत्या का सिद्धांत अलग से टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका आत्महत्या का सिद्धांत सबसे पहले एक है सामान्य आत्महत्या। सामान्य आत्महत्या, व्यक्ति सामान्य आत्महत्या क्यों करते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति व्यापार में क्या होता है, व्यापार में उसको घाटा हो जाते हैं, तो कोई व्यक्ति देखते हो आत्महत्या कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं सामान्य आत्महत्या के बारे में बताया है। दूसरा बताया गया अहमवादी आत्महत्या। क्या कैसा है अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या क्या होता है, जबकि वो व्यक्ति बहुत अहम में रहता है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, बाकी सब लोग कर रहे हैं वो गलत है। मतलब कोई व्यक्ति जैसे प्रेम में असफल हो जाते हैं, या उसके माता पिता के द्वारा यदि उसे डांट दिया जाता है तो वो आत्महत्या कर लेते हैं, उसी के बारे में बताए हैं अहमवादी आत्महत्या। तीसरा है परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या क्या होता है, ये एक प्रकार के, देखो परार्थवादी हल्का से यहाँ समझा रहा हूं। परार्थवादी आत्महत्या, परार्थवादी को परोपकारी भी बोलते हैं, परोपकारी आत्महत्या। तो क्या होता है परोपकारी आत्महत्या, इस प्रकार की आत्महत्या विशेषतः देश के लिए बलिदान करना, देश के लिए बलिदान करना, या इसे बोलते हैं शहीद होना। जैसे देश के सैनिक, जो देश की सेना है, देश के सैनिक क्या होते हैं, देश के लिए शहीद हो जाते हैं, उसी के बारे में बताया। इसे अपने स्वयं के लिए नहीं बल्कि देश के लिए वो शहीद हो जाते हैं, देश की रक्षा के लिए, अर्थात मातृभूमि ही सर्वोच्च है, इस प्रकार से बताए हैं। ये है समाजीकरण के सिद्धांत। यदि शुरू से देखना चाहेंगे हम लोग तो हाँ, शुरू से हल्का से क्या क्या पढ़े हैं देख लो हल्कों से। ये है पहला समाजीकरण, यहाँ से स्टार्ट किया। समाजीकरण क्या, समाज की मूल मान्यताओं को सीखने के एक आजन्य प्रक्रिया समाजीकरण। इसमें जैसे क्या है, इसका उदाहरण दे सकते हो आत्मदर्पण सिद्धांत, फूले का सिद्धांत, उसी प्रकार मैं और मुझे का सिद्धांत, मीड का सिद्धांत। इसके आगे देखो इसमें क्या दिया है, उसके बाद विशेषताएं बता दें। सीखने की आजन्य प्रक्रिया है, संस्कृति उनको क्या आत्मसात करने की प्रक्रिया, मूल मान्यता आदर्श सिद्धांत को जानने की प्रक्रिया है। जैसे विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का एक प्रक्रिया है। नियमावली जो मूल मान्यता है आदर्श सिद्धांत के साथ साथ क्या है, ये हमें परिस्थिति और भूमिका प्रदान करने में सहायक होते हैं। उसके बाद सामूहिक निर्णय में सहायक होते हैं। इसके आगे देख जागरूकता प्रदान करने में, सहयोग समन्वय लाने में, समान भागीदारी में, नारी शक्ति की भागीदारी में, समस्या का निराकरण में, शोध अनुसंधान, प्रश्नावली, नवाचार, तार्किकता का विकास, नव पीढ़ी जो नया युवाओं को भागीदारी में, सभी को समान अवसर, जितना भी आप लिख सकते हो सभी सही है। अच्छा इसके आगे क्या है, हाँ उसके बाद है समाजीकरण का स्तर या चरण या अवस्था। समाजीकरण की अवस्था मुख्यतः 6 अवस्था बताई गई। एक मौखिक अवस्था, दूसरा है सोच अवस्था, तीसरा है इडिबल अवस्था या तादात्म्यकरण अवस्था, फिर किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, और क्या है वृद्ध अवस्था। वृद्धि अवस्था नहीं है, ये वृद्ध अवस्था है, ये गलत लिखा गया है, यहाँ लिख लेना आप वृद्ध अवस्था। कौन सा अवस्था है ये, वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था के बारे में इधर बताए हैं। पहले मौखिक अवस्था जन्म से लेकर 1 वर्ष की अवस्था है, जैसे माता पिता को पहचानना बच्चे मुख्यतः। उसके बाद सोच अवस्था 1 से 4 वर्ष की अवस्था है। इडिबल अवस्था 4 से 13 वर्ष की अवस्था है। साथ में किशोरावस्था, वयस्क अवस्था और वृद्ध अवस्था। इसके आगे बताया गया जैसे वयस्क अवस्था के बारे में बताया, जैसे गृहस्थी की अवस्था, पारिवारिक जिम्मेदारी, माता पिता की सेवा करना, संतान उत्पत्ति तथा उनका पालन पोषण, और उसी प्रकार ये वृद्ध अवस्था के बारे में बताया गया है। इसके बारे में है। उसके बाद सामाजिक अभिकरण
वही नियंत्रण का अभिकरण क्या क्या है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। प्राथमिक संस्था, द्वितीयक संस्था या प्राथमिक अभिकरण, द्वितीयक अभिकरण, ये भी सही है। जिससे परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, नातेदारी, विवाह के बारे में बता सकते हो। उसमें धार्मिक संस्था, राजनीतिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, व्यापारिक संस्था और सांस्कृतिक संस्था के बारे में बता सकते हो। और अन्य बताना चाहते हो तो ये भी बता सकते हो। लिखित और अलिखित अभिकरण है। पहला लिखित में जन, अलिखित में जन रीतियाँ, लोकाचार के बारे में बता सकते हो। और अन्य है जैसे और लिखना चाहते हो हास्य प्रसंग है, हास्य प्रसंग है, ये भी इसमें आ सकता है। हास्य प्रसंग करते हैं किसी का, ये कल ये मजाक उड़ा देते हैं हम लोग जैसे गांव में, उसी के बारे में बताया गया हास्य प्रसंग की अवस्था। लिखित अवस्था जैसे कानून, दंड, पुलिस, इस प्रकार से लिखित अवस्था है। इसके आगे देखो पहले क्या है, उसी प्रकार समाजीकरण का सिद्धांत, जैसे फूले जी का सिद्धांत है, ये आत्मदर्पण सिद्धांत बताए गए हैं। उसी प्रकार मीट का सिद्धांत, मैं और मुझे का सिद्धांत, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है। फाइट का सिद्धांत, ईट, अहम और परा अहम के बारे में बताए गए हैं, जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, समन्वय की अवस्था, सर्वोच्च अवस्था। और इसमें हिमखंड का उदाहरण दिए गए हैं मुख्य रूप से। इसमें जैसे हम लोग इसे हिमखंड है, ये हमारे इतने अवस्था तो एनी टाइम दिखते हैं, क्योंकि हम लोग ये व्यवहार करते हैं व्यक्ति से। ये हो सके कृत्रिम व्यवहार भी हो सकते हैं। ये हमारे जो व्यवहार क्या होता है, जो 10% दिखाई दे रहा है कृत्रिम व्यवहार है। लेकिन हमारे ये प्रकार का जो 90% का जो व्यवहार है, इसको हमें दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा। 90% के व्यवहार को हमारे समाज में क्या करते हैं, समाजीकरण के लिए उसमें भागीदारी रहेंगे, और भागीदारी करेंगे तभी हमारे ये जो व्यवहार को पता चलेगा, जो 90% की जो अवस्था है, इसके बारे में बताए गए हैं। साथ में उसके दुर्खिम जी का सिद्धांत दिया है। ये दुर्खिम का सिद्धांत सामाजिक समूहीकरण का सिद्धांत है। इसमें कैसे निर्णय लिया जाता है, सामूहिक कैसे निर्णय होता है, इसमें कैसे समूह कल्याण की भावना होते हैं, समाज व्यक्ति की क्या विशेषता है, क्या आवश्यकता है, इसके बारे में बताए गए हैं। इसमें बताए गए हैं कैसे व्यक्ति का संबंध समाज में कैसे टूट जाते हैं। उसके आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में बताए गए हैं। पहला सामान्य आत्महत्या, जैसे व्यापारिक घाटा होना, अहमवादी आत्महत्या, जैसे प्रेम में असफल होना, और परार्थवादी आत्महत्या, जैसे देश के लिए शहीद होना, जैसे सैनिकों के बारे में बताए गए हैं। इसके आगे के जो चैप्टर है, जैसे हिंदू सामाजिक संगठन, इसके बाद प्रारंभ करेंगे आने वाली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।